यादव के मुकदमे की बहुत डिसाइसिव हियरिंग होनी थी। FATF की रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन होनी थी और पाकिस्तान के लिए फ़ैसला होना था। करतारपुर बॉर्डर की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर एक दोनों ममालिक के दरमियान मीटिंग थी और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो कि इस वक्त चल रहे हैं वो भी पाकिस्तान में आने थे। तो ये वो 8 इवेंट्स थे जो पाकिस्तान में हो रहे थे या पाकिस्तान से लिंक थे। मत भूलिए कि इन 8 इवेंट्स के अलावा इंडिया में आजकल एक इलेक्शन का माहौल चल रहा है और मकबूजा कश्मीर में जो उनकी इंडिजिनस स्ट्रगल है वो इस वक्त पीक पर है और भारत के काबू से बाहर है। अब सोचने की बात यह है कि इन इन्वायरमेंट में जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हाउ कैन पाकिस्तान एज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व इन एनी सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। पुलवामा में हमले का इन 8 इवेंट के तनाज़ुर में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान को तो इसका नुकसान है। आई लीव इट टू योर जजमेंट कि इसका फ़ायदा किसको पहुंचा। पुलवामा वाक़े की तरफ जाने से पहले एक और बात कि जी पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है। एफर्ट उनकी है, लेकिन क्या पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है? अगर है तो लेटली आपने देखा है कि किस तरीके से जो फॉरेन हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं और डिग्निटरीज़ हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में कैसे आ रही है? CPEC के ऊपर हमारी माशाल्लाह कैसे डेवलपमेंट चल रही है। डिप्लोमेटिक डोमेन के अलावा जो मिलिट्री डिप्लोमेसी और मिलिट्री कोऑपरेशन है उसमें भी आप देखें कि किन किन ममालिक के साथ हमारी जॉइंट एक्सरसाइजेज हुई हैं। इवन रशिया के साथ हुई है, चाइना के साथ हुई है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने US एयरफोर्स के साथ किया और लेटली आपने पाकिस्तान नेवी की अमन 6 एक्सरसाइज देखी जिसमें तमाम ममालिक की जो ट्रुप्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया। अभी आप पुलवामा के वाक़े को गौर से देखिए। लाइन ऑफ कंट्रोल ऑनवर्ड जो भारतीय फ़ौज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका एक लेयर्ड डिफेंस है, वन आफ्टर अनदर। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी शख्स LOC को क्रॉस करे और ऐसा इलाका जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद वहाँ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है और 70 साल से वहाँ बैठे हैं और वहाँ से दरअंदाजी हो जाए, तो फिर तो आपको अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पूछना चाहिए कि इतने सालों से बैठे हैं, इतना आपका डिफेंस का ख़र्चा हो रहा है, कैसे ये इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। मीलों दूर ये वाक़या हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल से। जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ है वो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतज़ामिया के ज़ेर इस्तेमाल था, वो पाकिस्तान से नहीं गया। जिस गाड़ी को इस्तेमाल किया गया है वो मुकामी गाड़ी थी, वो गाड़ी पाकिस्तान से नहीं गई। और जो हमला जिस कश्मीरी नौजवान ने किया है वो मकबूजा कश्मीरी का मुकामी नौजवान लड़का है। उसकी तारीख भी देख लें कि 2017 में कैसे वो अंडर अरेस्ट रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको कैसे माल ट्रीट किया, उसके पेरेंट्स का वीडियो पैगाम भी है, वो भी देखिए कि किस तरीके से उसको उस नहज पे लाया गया कि वो ये वायलेंट रिस्पॉन्स थे। आप भी सोशल मीडिया देखते हैं, बहुत सारे हिंदुस्तान में मौजूद लोगों ने इस किस्म के हमले को आज से बहुत महीनों पहले प्रेडिक्ट किया कि इलेक्शन सीज़न है, जो कैंपेन चल रही है, ये मुमकिनात उन्होंने उनके मीडिया में, सोशल मीडिया में आई कि कहाँ कहाँ वाक़यात हो सकते हैं। आप ये भी देखिए कि उस हमले में जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिनकी डेथ हुई है उनकी क्लास कंपोजिशन क्या है। जो वीडियो रिलीज़ की गई है आदिल की, अगर आप उसका टेक्निकल एनालिसिस करें एक्सपर्ट से कि किस क्वालिटी की है, कितने डिस्टेंस से ली गई है, कैसे डबिंग की गई है, उसमें जो वेपन्स दिखाए गए हैं वो कौन से हैं, तो उसका एनालिसिस भी आपको बहुत सारे इंडिकेटर देगा। मकबूजा कश्मीर में क्या हालात हैं? पुलवामा में जब उसका जनाजा हुआ तो हज़ारों लोग ने वहाँ उसमें शिरकत की। ये भी एक इंडिकेशन है कि वहाँ पे हालात क्या हैं। अब आइए पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान बदल रहा है, एक नई माइंड सेट आ रही है। हमने बहुत मुश्किलों से गुजर कर आज यहाँ पहुँचे हैं। हमारी अफवाज ने, हमारी अवाम ने
खून के समुंदर से गुजरकर इस मुल्क को जला बख्शी। अब हमें सब्र है, अब हमें तहम्मुल है, और दुनिया के वाहिद मुल्क हैं और वाहिद अफवाज पाकिस्तान हैं जिन्होंने इन ख़तरात का मुकाबला किया, इस दहशतगर्दी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमने अफ़गानिस्तान में मौजूद जो बैनुल अक़वामी फोर्सेस थी उनको अलकायदा के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल करने में जो मदद थी अपने मुल्क में रहते हुए वो दी। तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन एक के बाद एक झूठ का जो सिलसिला है वो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अमित, सबसे बड़ा झूठ तो यही कि भारत ने सबूत नहीं दिया। सबूत उनके ही पाकिस्तान से खुद बोल रहा है। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से इनकी पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक इसको झूठ के पुलिंदे के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कह रहे हैं कि एक वहीं का स्थानीय युवक था और जो वेपन्स है वो कहाँ से आए हैं, और सबसे जो अहम चीज़ है ये कह रहे हैं कि जो एक्सप्लोजिव थे वो भारत से ही एक्वायर किए गए। भला ऐसे कौन इस, अगर उसकी पूरी जांच की गई है और बाकायदा एक रूट उसका एस्टैब्लिश किया गया है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेट हुए थे और उसके बाद उनको यहाँ पर लाया गया है। जैश किस तरीके से जैश को सपोर्ट मिलता है, किस के इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, ये केवल एक थ्योरी नहीं है, बल्कि इसको समय समय पर हमारे देश की एजेंसियों ने बाकायदा एक प्रूफ के साथ साबित किया है। बावजूद इसके अगर अब पाकिस्तान के नुमाइंदे ये कहते हैं कि भारत में ही वो विस्फोटक बने, भारत में ही वो भारत का ही वो युवक था और भारत में ही वो ऑपरेट हुए, तो ये हंसी की बात नहीं तो और क्या हो सकता है। बिल्कुल हास्य की बात ये नजर आ रही है, और उसमें वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इतने इवेंट है और इसीलिए ये आरोप पाकिस्तान पर मढ़ा जा रहा है ताकि हमारी छवि खराब हो। और कितनी खराब होगी पाकिस्तान की छवि? जी बिल्कुल, और हमेशा से ही जो पाकिस्तान का रवैया रहा है, अगर हम पिछले 1.5 साल से देखें तो सबसे ज़्यादा ध्यान पाकिस्तान ने दिया है अलग अलग आतंकी तंजीमों में से जैश ए मोहम्मद पर, क्योंकि जैश ए मोहम्मद हमेशा से ही आत्मघाती हमले करता रहा है। इससे पहले अगर हम जैश के काडर पर नज़र डालें, पिछले 3 महीने का जैश के जो काडर है उन पर नज़र डालें तो सारे काडर हैं उनको अफगानिस्तान के युद्ध का अनुभव है, पाकिस्तान में वो ट्रेनिंग ले चुके हैं और उसके बाद वो भारत में दाखिल कराया गया, और समय समय पर उनके पास से जो सबूत मिलते रहे, चाहे उनका इकबालिया बयान हो या फिर लाइन ऑफ सीक्वेंस हो, तो वो सब ये साबित करता है कि उनको पाकिस्तान से ही मदद मिलती रही है। जी अमित, और साथ ही हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए तेज टिक्कू डिफेंस एनालिस्ट भी मौजूद है स्टूडियो में। तेज साहब, एक के बाद एक पाकिस्तान का झूठ, और अब तो सीधे तौर पर खुलकर बोल रहा है कि आरोप के सबूत ही नहीं दिए गए हैं। और कितने सबूत चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं बिल्कुल हैरान हूँ इस बात से। पाकिस्तान अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोलने लगा है, उनका इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा था और आर्मी का एंगल बहुत ही कम था, वो एक आर्मी का जनरल एड्रेस कर रहा है। सबसे पहले तो यही एक बड़ा उदाहरण है कि पाकिस्तान में सरकार को कौन कंट्रोल कर रहा है। ये मीटिंग जो है या तो होम मिनिस्ट्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए थी या तो एक्सटर्नल अफेयर्स से, ये दोनों नहीं हुए। दूसरी बात ये है, इन्होंने कई सारी बातें कही, अब सबका जवाब देना तो यहाँ पर मुमकिन नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी इन्होंने उपलब्धियां बताई अपनी, कि हमारी जी सक्सेस हो रही है अफ़गानिस्तान में, हमारा कई सारे लोग हमारे देश में आ रहे थे, बड़े बड़े आदमी, इसीलिए किसी ने ये कराया, बल्कि इशारा हमारी तरफ था कि हमारे ये जितने इवेंट्स हो रहे थे उनके ऊपर पानी फेरने का। लेकिन बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान की जो सिस्टम है, पाकिस्तान के सिस्टम में इतने सारे डेविल्स बैठे हुए हैं कि एक को दूसरे का पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है। लेकिन एक बात तो बहुत ज़रूरी है कि पिछले 4.5 साल से जब ये सरकार यहाँ पर हमारी बनी थी, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ एक चीज़ तो हर एक को मालूम है कि हिंदुस्तान के किसी भी बाग में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ कश्मीर को छोड़ के। तो ये और पाकिस्तान में तो आपको मालूम है क्या विचारधारा है कि किसी न किसी तरीके से हम ये मोदी की सरकार को यहाँ से उठा दें, और इसको टाइम ही इस प्रकार किया गया है ताकि ये इलेक्शन में इलेक्टोरेट को प्रभावित कर सके, उनके सोच विचार को प्रभावित कर सके। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि
इन्होंने जितनी भी बातें बताई, सबसे जरूरी जो बात थी वो तो इन्होंने बताई नहीं। वो थी अब्दुल रशीद गाजी की और कामरान की। दोनों यहाँ के नहीं हैं। इन्होंने हम लोकल एक आदमी को बोला कि वो जी वही आदमी आप ही का था, लेकिन उसको बनाया किसने, उसको सुसाइड बॉम्बर बनाया किसने, वो तो आपको प्रूफ दिया गया, अब्दुल रशीद गाजी का और कामरान का। और कामरान जैश का यहाँ पर ऑपरेशन कमांडर, ये भी एस्टैब्लिश हो चुका है। और गाजी के पीछे तो सिर्फ हम ही नहीं लगे थे, हमने तो उसको साउदर्न में खत्म कर दिया, लेकिन गाजी तो नेटो फोर्सेस के रडार पर भी था, वो तो वहीं से आया था। जी जी तेज जी, आप अभी बता रहे हैं जैश के बारे में, इसी से जुड़ी हुई एक जानकारी भी है जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और कैसे पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोलता है और भारत उस झूठ के पर्दे धज्जियां उड़ाता है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवबंद में एटीएस ने जैश के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान, जैश के आतंकी हैं और कैसे उसके सबूत हैं, फिर ना कहना कि सबूत ना दिए। आधी रात को शुरू हुई छापेमारी। एटीएस ने जैश के ग्रेनेड एक्सपर्ट शाहनवाज तेली और आकिब अहमद मलिक को पकड़ा है। शाहनवाज कश्मीर के कुलगांव का रहने वाला है और आकिब पुलवामा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक शाहनवाज छात्र के तौर पर देवबंद में रह रहा था और जैश के लिए आतंकियों की भर्ती का काम करता था। इसके अलावा शाहनवाज आतंकियों के लिए फंडिंग भी जुटा रहा था। एटीएस ने देवबंद और सहारनपुर में छापेमारी कर 10-12 लोगों को हिरासत में लिया भी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की यूपी एटीएस गिरफ्तार करती है जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों की। इनका यूपी कनेक्शन क्या है, यूपी में इनका क्या नेटवर्क है, क्या करना चाह रहे थे, इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूपी के डीजीपी ओपी सिंह हैं। सर, क्या जानकारी आपके पास थी और इनकी तैयारी क्या थी? देखिए, कुछ दिनों से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं जो देवबंद इलाके में रह रहे हैं और अपने को छात्र बता रहे हैं और उनके पास कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं जिससे कि पता चल रहा है कि उनका रिक्रूटमेंट का कोई कारण है यहाँ आने का। हम लोगों ने उस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया, हमारी एटीएस ने उसको डेवलप किया और हमने टीम वहाँ पे लगा दिया हमने। और उसके बाद मैंने अपने आईजी को वहाँ भेजा और उसके बाद रात में हमने एक ऑपरेशन किया जिसमें हमने 2 टेररिस्ट को पकड़ा है। वो जैश ए मोहम्मद से कनेक्टेड हैं, उनके पास से वेपन्स मिले हैं, लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं और बहुत सारे जिहादी चैट्स मिले हैं, फिल्म्स मिली हैं। उनको हम अभी एक्सप्लोर करेंगे, उनको हम अभी एनालाइज करेंगे कि क्या क्या हमारे इन्फॉर्मेशन उससे मिल सकते हैं। प्राइमा फेसी जो हमें पता चला है वो ये है कि ये दोनों कश्मीर के रहने वाले हैं, एक पुलवामा का है और एक कुलगाम का है और इन दोनों को यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए भेजा गया था और ताकि वो रेडिकलाइज कर सकें, रिक्रूट कर सकें। साथ ही साथ उनमें एक ऐसा है जो ग्रेनेड की नॉलेज रखता है, ग्रेनेड कैसे थ्रो किया जाता है, कैसे उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन सबों की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। हम उन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर ये चाहेंगे कि उनसे पूरा डिटेल्ड इंटरोगेशन हो ताकि और भी बहुत सारी चीज़ों को हम निकाल सकें। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना, सेंट्रल की फोर्सेज आएंगी, कुंभ भी चल रहा है। अब ऐसे समय में आतंकियों की गिरफ्तारी होती है तो कितना सेफ है यूपी, आप कैसे भरोसा दिलाएंगे? देखिए, यूपी बहुत सेफ है और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कुंभ मेला और इलेक्शन ये 2 हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट्स हैं। हमने कुंभ मेले में कोई भी घटना होने नहीं दिया, हमारी एटीएस हमेशा तत्पर रही, हमने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को भी लगाया था वहाँ, हमारी पेट्रोलिंग हो रही थी और अब कुंभ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमने कोई भी इंसिडेंट होने नहीं दिया। इलेक्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनौती है और आपने सही कहा कि इलेक्शन आने वाला है, इसलिए हमें और भी चैतन्य रहने की आवश्यकता है। और इन दोनों के बीच इस प्रकार की घटना में शरीक होते हुए 2 आदमियों को पकड़ा जाना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है और हम और भी सतर्क हो गए हैं, और भी चैतन्य हो गए हैं और हम चाहेंगे कि इसको और भी डिटेल्ड वे में इंटरोगेशन कर हम ये पता लगाएं कि इसका कोई नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है या नहीं है। सर, जो भी गिरफ्तारियां हो रही पिछले काफ़ी समय से, वेस्टर्न यूपी में इस तरह के तत्व सक्रिय रहते हैं। वेस्टर्न यूपी के लिए कोई ख़ास प्लान बनाया है आपने? देखिए, हमारी सिक्योरिटी प्लान है, हमारी सिक्योरिटी प्लान, एंटी टेरर प्लान हमारी है, हम समय समय पर इसको करते रहते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में हमें और भी इसको रीडिफाइन, रीडिज़ाइन करने की आवश्यकता है, जो हम करेंगे। ये थे यूपी के डीजीपी ओपी सिंह, जिन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के निवासियों को किसी भी तरह से भयाक्रांत होने की ज़रूरत नहीं है, पूरे सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। कुंभ के दौरान भी यूपी पुलिस और एटीएस ने अच्छा काम किया है और लोकसभा चुनाव में भी सिक्योरिटी की पूरी गारंटी है। कैमरा सर्वजीत के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जुड़ रहे हैं। अजीत, जैश के 2 आतंकी देवबंद से
लिए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। ये साफ हो रहा है कि कैसे कैसे जैश ने अपने नेक्सस को यहाँ फैलाया हुआ है। लेकिन अब जिस तरह की सख्ती बरती जा रही है, एक एक जैश का आतंकी धर दबोचा जा रहा है। बिल्कुल प्रीति, विशेष तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैश ने अपना काफी नेटवर्क फैलाया था और इसके पहले भी एनआईए ने अमरोहा में 3 बार छापेमारी की और कई लोगों को उठाया था जिनका कनेक्शन कई हमले से जुड़ा हुआ था। और इस बार शहनवाज और आकिब साफ तौर से ऐसा आतंकी है जो ग्रेनेड का मास्टर माना जाता है। उसके पास से कई ऐसे सामान बरामद हुए, बारूद बरामद हुआ, जिसकी तफ्तीश कर रहे हैं एटीएस। और डीजीपी ने भी यही अभी हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि हम गारंटी देते हैं। लेकिन जैश का जो कनेक्शन है वो पुलवामा से लेकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक वो आज साफ हो गया है और एनआईए और एटीएस लगातार इस दिशा में काम कर रही है। और इन दोनों की गिरफ्तारी एक तरीके से कहा जाए तो बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन सवाल यही कि लगातार जो इनका नेटवर्क है वो फैलता चला जा रहा है, जो इनके सदस्य हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और लगभग 1 दर्जन लोगों को आज हिरासत में लिया गया। और अभी भी एटीएस पूछताछ कर रही है देवबंद में। जो एटीएस के आईजी हैं असीम अरुण, वो देवबंद में ही मौजूद है। उनकी पूरी 3 टीमें लगी हैं जो लगातार पूछताछ कर रही हैं। जो नजीब टोला है जहाँ ये गिरफ्तारी की गई, उस इलाके की छानबीन की जा रही है। और ये इस बात को खंगाला जा रहा है कि क्या कश्मीर का कनेक्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और लगातार यहाँ इसके पहले भी चाहे बुलंदशहर की बात हो चाहे मेरठ की बात हो, इनके कनेक्शन सामने आए हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी कामयाबी होगी। और अब सख्ती के बाद जैश के जितने भी नेटवर्क हैं, जितने भी अड्डे हैं, उन पर निगाह टेढ़ी कर दी है विशेष तौर से केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश की एटीएस ने। तो लिहाजा एक के बाद एक लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और पाकिस्तान ये बात समझ ले कि भले ही वो ये कहता रहे कि वो कश्मीर के बाशिंदे हैं, उनसे हमारा क्या ताल्लुक, ये साफ है कि आपने अपने नेक्सस को यहां तक बढ़ाया। और आदिल अहमद डार अमित, जिसका नाम वो ले रहे थे, अभी आर्मी में पीसी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे वो तो कश्मीर का ही था, तो वो कैसे हमलावर हो सकता है, वो कैसे हमारी तरफ का हो सकता है। तो अब शायद समझ आ जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपने नापाक इरादों के मद्देनजर कुछ युवाओं को आतंकी बना लिया है और वो उनके लिए यहां बैठकर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आदिल अहमद की वो बात कर रहे थे, लेकिन आदिल अहमद को आखिरकार मोटिवेट किसने किया? आदिल अहमद को जो पूरे जिन लोगों ने मोटिवेट किया वो थे अफगानिस्तान युद्ध का अनुभव पा चुके पाकिस्तान ट्रेंड आतंकी, और वो दाखिल हुए थे। तो लगातार जैश यही कोशिश कर रहा है कश्मीर के युवाओं को अपना निशाना बनाने की, उनको मोटिवेट करने की, उनका ब्रेन वॉश करने की और उनको खतरनाक से खतरनाक हमले को अंजाम देने की। पहले जो जैश की ट्रेनिंग होती थी वो केवल एक मोटिवेशन तक सीमित थी, लेकिन अब हाल ही के दिनों में देखा गया, पिछले 3-4 महीनों में आईडी धमाके करना, ग्रेनेड फेंकना, बारूद की जानकारी देना और वेपन्स की जानकारी देना, ये 4 अहम चीज़ें इनको युवाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं। और ऐसे कम से कम नहीं तो 8 से 12 यहाँ लोग मौजूद हैं घाटी में। जैश के ही वो कमांडर हैं और वो उनके हर जो कमांडर है वो ट्रेनिंग दे रहा है, उसके जिम्मे करीब 15 से 20 युवा हैं। और अब इनका अगला कदम ये था कि देश के अन्य हिस्सों में भी ये अपने काडर को फैलाएं, लोगों को मोटिवेट करें, शामिल करें। तो अब समस्या यही है, पाकिस्तान डर गया है, पाकिस्तान घबरा गया है, बिलबिला रहा है, बौखला गया है। उसे अब ये लग रहा है कि अब लगातार सख्ती पर सख्ती हो रही है, चाहे वो पत्थरबाजों को लेकर हो, अलगाववादियों को लेकर हो या फिर पाक परस्त किसी भी व्यक्ति को लेकर हो। सेना ने साफ संकेत कर दिया है कि बंदूक उठाओगे तो मारे जाओगे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था हमारी तरफ से जो हुई थी। और जो आर्मी की इस वक्त पाकिस्तान से चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें तो झूठ का पुलिंदा बोला जा रहा है और उसको अगर एक एक करके एनालिसिस किया जाएगा तो सारे के सारे एक के बाद एक ऐसे झूठ जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। पुलवामा हमले के बाद चौतरफा गिर रहे पाकिस्तान पर भारत ने ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं। भारत सरकार ने जैसे ही पाकिस्तान को प्यासा मारने की तैयारी करते हुए पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोकने का फैसला किया, तो पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद के संगठनों पर बैन का दिखावा शुरू कर दिया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने चीन समेत सभी 15 देशों ने जैश के हमले की खुली निंदा कर दी है। उधर फिल्म डिवीजन ने भी पहली बार पाकिस्तानी कलाकारों को पूरी तरह भारत में बैन करने का फैसला किया है। बीसीसीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के बायकॉट की अपील हुई है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटने के बाद पाकिस्तान का कारोबार घटना शुरू हो गया है।